मैं क्या लाडलो, ठीक ठाक। आज शुरू कर रहे हैं सेल। सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। नाइन्थ क्लास का भी चैप्टर है और 11th क्लास में भी आपको देखने को मिलेगा। सेल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ का मतलब होता है जीवन की आधारशिला। जीवन की आधारशिला, जहां से जीवन बोल तो जीवन का बेस, आसान भाषा में, ठीक है ना, कि जीवन जहां से शुरू हुआ। ठीक है, पहले सेल आया, सेल से टिश्यू बने, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, और उसके बाद एक ऑर्गेनिज्म तैयार हुआ। ऑर्गेनिज्म क्या है? ऑर्गेनिज्म जीव को कहा जाता है। क्लियर है यहाँ पे लाडलो? क्लियर ना? चलिए, तो इस चैप्टर को हमने बांटा है 3 भागों में। पहला इंट्रोडक्शन टू द सेल, जहां पे हम सेल के इंट्रोडक्शन देखेंगे। दूसरा इनसाइड द सेल, सेल के अंदर घुसेंगे और देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या होता है। और तीसरा है सेल डिवीजन, कंपैरिजन एंड एप्लीकेशन। जब पढ़ेंगे तब समझ में आप लोगों को आ जाएगा। अभी जो पढ़ रहे हैं उसको समझेंगे। पहला इंट्रोडक्शन टू द सेल, आपको थोड़ा सा सेल के बारे में बताते हैं कि सेल होता क्या है। आप लोगों ने बचपन से सुना होगा, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ध्यान सुना, क्या सुना है आप लोगों ने बचपन से, शुरू से? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ बोले तो जीवन या जीव, या आप वहां पे लाइफ की जगह लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी लगा सकते हैं। ये चीज आपने सुनी होगी और हमने भी यही लिखा है, व्हाट इज सेल? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। वाई स्ट्रक्चरल और वाई फंक्शनल, यही क्यों बोला गया? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल का मतलब क्या, क्यों बोला गया, इसको भी समझते हैं। देखिए, सेल जो है ना, वो हमारी बॉडी की संरचना को, स्ट्रक्चर मतलब संरचना, तो यहां पे मैंने लिख रखा है कि स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों स्ट्रक्चरल बोला गया। बॉडी की स्ट्रक्चर सेल से बनती है। जितने भी, जैसे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ध्यान सुनना कि इसको भी थोड़ा सा क्लियर कर देते। ऑर्गेनिज्म जब आपने अपने आसपास देखोगे तो 2 तरह की चीज आपको दिखाई देगी। पहला लिविंग और दूसरा नॉन लिविंग। थोड़ा देखो, इसको थोड़ा महसूस करो, तब जाके आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। अपने आसपास देखो, अपने आसपास आपको क्या दिखाई दे। जैसे मैं अपने आसपास देखूं तो मेरे आसपास, मेरे पास ये मार्कर है जो नॉन लिविंग है, ये बोर्ड है जो नॉन लिविंग है, पंखा चल रहा है ये भी नॉन लिविंग है, लाइट जल रही है वो भी नॉन लिविंग है। ठीक है, तो लिविंग क्या है? मैं लिविंग हूं। ठीक है, बाहर जो पेड़ पौधे हैं वो लिविंग है, कीड़े मकोड़े जो उड़ रहे हैं वो लिविंग है। ठीक है ना? तो जो लिविंग है उसकी शुरुआत होती है सेल से। उसका फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो होता है, मौलिक इकाई जो होती है, वो होती है सेल। और वहीं पे जो नॉन लिविंग है उसका फंडामेंटल यूनिट जो होता है वो होता है एटम। ध्यान सुनना कि लिविंग का फंडामेंटल यूनिट सेल और नॉन लिविंग का फंडामेंटल यूनिट जो होता है वो होता है एटम। क्लियर? आसान भाषा में। अब सेल बोले तो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन ही यहां से शुरू हुआ है। क्लियर है ना? मतलब बॉडी की शुरुआत ही यहीं से हुई है। अब आप, बुक थोड़ी सी चेंज हुई है 9th क्लास वालों की, तो एक्सप्लोरेशन है। तो पहले इस चैप्टर का नाम था सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब इस चैप्टर का जो नाम हो गया है सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। क्या दोनों चैप्टर, मतलब पहले जो था सेल वही अभी भी इस वाली बुक में भी है? नहीं, बहुत सारी चीजें डिफरेंस है। जैसे इसमें माइक्रोस्कोपी डाल दिया गया है, ठीक है, कैंसर के बारे में डाला गया है, बहुत सारे टॉपिक्स को इसमें ऐड ऑन किया गया है। ठीक है, और एक्सप्लोर कर दिया गया है, इस चैप्टर को और भी ज्यादा फैला दिया गया है। ठीक है ना? चलिए वापस से पॉइंट पे आते हैं कि हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल पे बात कर रहे थे। तो बॉडी की संरचना, जो बॉडी का शेप होता है ना, स्ट्रक्चर जो होता है, वो देने का काम कौन करता है? सेल। और वहीं पे इसीलिए स्ट्रक्चरल क्यों बोला गया? स्ट्रक्चरल यूनिट इसलिए क्योंकि बॉडी की स्ट्रक्चर सेल से बनती है। और फंक्शनल यूनिट, यहाँ पे जो फंक्शनल लिखा हुआ है ये क्यों दिया गया? लाइफ के बेसिक फंक्शन, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जितने बेसिक फंक्शंस होते हैं वो भी सेल परफॉर्म करती है। वो भी कौन परफॉर्म करता है? सेल ही परफॉर्म करता है। जैसे मैं जो भी बोल रहा हूं, ठीक है, क्या लग रहा है, कैसे बोल पा रहा हूं? तो आपने न्यूरॉन्स वगैरह सुने होंगे, न्यूरॉन सेल वगैरह, ठीक है ना? तो वहां पे सिग्नल वगैरह ट्रांसमिट वगैरह होता है। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स सुना होगा,
ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स सुने होंगे, ठीक है। तो ये अलग अलग फंक्शन, जो बेसिक फंक्शंस है ना, वो कौन करते हैं, हमारे सेल करते हैं, बेसिक। समझ में आ रही है बात? बेसिक फंक्शंस कौन करते हैं, सेल करते हैं, ठीक है ना। तो फंक्शनल यूनिट इसलिए बोला गया कि यूनिट का मतलब इकाई होता है, इसको भी समझना है कि यूनिट का मतलब क्या होता है, इकाई। स्ट्रक्चर मतलब संरचनात्मक इकाई, और फंक्शनल मतलब हिंदी में थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, कोशिक, सेल का मतलब कोशिका होती है, ठीक है। स्ट्रक्चर मतलब संरचनात्मक, और फंक्शनल मतलब कार्यात्मक, लगा लेना जो भी होता है, ठीक है ना। तो फंक्शनल यूनिट लाइफ के बेसिक फंक्शन सेल परफॉर्म करते हैं, इसलिए इसको फंक्शनल यूनिट बोला गया। स्ट्रक्चरल इसलिए बोला गया, बॉडी की स्ट्रक्चर सेल से बनती है, क्लियर है। इसीलिए इसकी डेफिनेशन क्या बनी, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है वो हमारे जीवन या हमारे बॉडी का सबसे बेसिक संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, क्लियर है। यहाँ पे हिंदी वालों के लिए था ये, ठीक है। अब ऐसे तो लिखा तो दोनों में ही है, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स हो रखी है इसमें, ठीक है। चलिए, अब हम लोग जो है, जितने भी जीव हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उसके आपको ये पता चल गई कि उनका जो शुरुआती मतलब वो जो बने हैं वो किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। सेल जो उनका बेसिक यूनिट मतलब सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। अच्छा, अब जीव होते कितने टाइप के हैं, यहां पे बताया गया, ध्यान सुनना बेटा बच्चों, कि एक्चुअल में ना जो ये हम जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जीव जो हैं, ये सेल के बेस पे दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला यूनिसेलुलर और दूसरा मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर वो जीव जो सिर्फ एक सेल से मिलकर बने हो, सिर्फ एक सेल से। मल्टी सेलुलर वो जीव जो बहुकोश के, मतलब देखो यूनिसेलुलर को इंग्लिश में बोला जाता, सॉरी हिंदी में बोला जाता है एक कोशिकीय जीव, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। वहीं पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है बहुकोशिकीय जीव, ठीक है, जो बहुत सारे सेल्स से मिलकर के बने होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे सेल से मिलकर के बने होंगे। अब और यूनि का मतलब मैंने बताया कि एक सेल से मिलकर के बना होगा, तो जो एक सेल से मिलकर के बना होगा उसके अंदर जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं वो एक ही सेल कर रहा है। लेकिन बहुकोशिकीय में जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए हैं, उसमें जितने भी फंक्शंस हैं वो अलग अलग डिफरेंट सेल्स जो होते हैं वो डिफरेंट फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं या डिफरेंट फंक्शंस करते हैं, क्लियर है। ध्यान सुनना कि यूनिसेलुलर में एक ही सेल होता है, और वही एक सेल जो होता है वो सारे फंक्शंस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है यूनिसेलुलर जिस ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी एक ही सेल से बनी हो, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स में कौन कौन आता है बेटा, अमीबा, बैक्टीरिया और यीस्ट, क्लियर है। और इसका यहाँ पर ये भी दे रखा है मैंने, जो अभी मैंने बताया, एक ही सेल्स को सारे जरूरी लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करने पड़ते हैं। जितने भी लाइफ प्रोसेस है, मतलब उसके लाइफ प्रोसेस में क्या आता है, लाइफ प्रोसेस में आता है न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, डाइजेशन, ठीक है। तो ये रेस्पिरेशन, ये सब किसका पार्ट है, लाइफ प्रोसेस का पार्ट है। मतलब आप अपने आप को जीवित रखने के लिए जितनी प्रक्रिया कर रहे हो, जैव प्रक्रम, तो मतलब जीवन जीने के लिए जितनी भी प्रक्रिया आप कर रहे हो, खाने से लेकर के, ठीक है, खाने से लेकर वेस्ट प्रोडक्ट निकालने तक, ठीक है, ये सारा एक जैव प्रक्रम, मतलब ये सारे आपको जीवन जीने के लिए ये आपको करना पड़ता है। तो जीवन जीने के लिए आप जितनी प्रक्रिया करते हो उसे जैव प्रक्रम कहा जाता है, आपकी बॉडी के द्वारा। ध्यान रखना, अब पैसा कमाना ये जैव प्रक्रम का हिस्सा नहीं है। कहीं आप लोग लगा लो भाई सर ने बोला था कि जीवन जीने के लिए जितनी प्रक्रिया करने पड़ते हैं तो हम तो पैसा भी कमाते हैं, तो ये भी जैव प्रक्रम नहीं, नहीं, नहीं। आपकी बॉडी जितनी प्रक्रिया कर रही है जीवन जीने के लिए, आप सोचो, आपने खाना खाया, ठीक है, और आप ना 10 दिन तक बाथरूम नहीं गए, आपको बाथरूम हो ही नहीं रहा, क्या होगा, समझ रहे हो कि एक्सक्रीशन हो ही ना, तो क्या होगा, समझ रहे हो ना क्या होगा। हाँ, तो मतलब आपकी बॉडी के द्वारा जीवित रहने के लिए जितनी प्रक्रिया की जा रही है वो जैव प्रक्रम बोल दो लाइफ प्रोसेस का हिस्सा होते हैं। तो एक कोश के जीव जो होते हैं, यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो एक ही सेल के द्वारा, उसी सेल के द्वारा जितने भी लाइफ प्रोसेस होता है, मतलब लाइफ प्रोसेस में जितना ही वो है वो एक ही सेल के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। लेकिन मल्टी सेलुलर में क्या होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिस ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बहुत सारे सेल से मिलकर बनी होती है, ठीक है, मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, ठीक है, बॉडी मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, वो मल्टी सेलुलर कहलाते हैं। इसके एग्जांपल्स में कौन है,
ह्यूमन, प्लांट पेड़, डॉग मतलब वही शेरू वगैरह, और फिश बोल तो मछली, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा में कुछ भी जोड़ देना, ठीक है, जो आपको दिखाई दे रहे हैं। मच्छर भी आ जाएगा इसके अंदर, मक्खी भी आ जाएंगी, ठीक है, तो मच्छर मक्खी भी इसी के अंदर आएंगे, ठीक है ना, मल्टी सेलुलर के अंदर। क्लियर है? तो इनमें डिफरेंट सेल्स डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ध्यान सुनना बेटा कि मल्टी सेलुलर में डिफरेंट सेल, जो अलग अलग सेल्स होते हैं वो अलग अलग फंक्शंस करते हैं। क्लियर है ना? अब यहां पे एक चीज आपको याद रखना है कि यूनी मतलब वन और मल्टी मतलब मैनी। ठीक बेटा? और ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिज्म जीव, ठीक है। तो यूनिसेलुलर जीव एक कोशिकीय, सेलुलर मतलब कोशिकीय, तो यूनिसेलुलर मीन्स एक कोशिकीय, ऑर्गेनिज्म मतलब जीव, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब बहुकोशिकीय जीव। क्लियर है ना? मैनी का मतलब बहु, बहु मतलब बहुत, ठीक है ना। और वन का मतलब तो पता ही होगा, कमेंट में बताना वन का मतलब क्या होता है, वन को हिंदी में क्या कहते हैं, कमेंट में बता देना आप, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन ये उठता है बच्चों कि ये हमने क्या क्या पढ़ा, अभी अभी हमने क्या क्या जाना, सेल क्या होता है, सेल को स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोला जाता है ये भी समझ लिया। और उसके बाद हमने समझा कि जो जीव होते हैं वो सेल के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक यूनिसेलुलर और दूसरा मल्टी सेलुलर। अच्छा थोड़ा सा और ध्यान, एक बात और ध्यान सुनना बच्चों कि जब आगे चलोगे ना तो बायोलॉजिकल क्लास में 11th क्लास में ना आप एक चैप्टर पढ़ते हो, सेकंड चैप्टर 11th क्लास के बायो का, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। थोड़ा सा हटके समझ लो उसको। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मतलब जीवों को ना 5 भागों में बांटा गया, मेनली 5 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा, ठीक है ना। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 5 भागों में बांटा गया, जैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल मतलब बायो, देखो बायोलॉजी को भी थोड़ा समझ लो कि बायोलॉजी है क्या, ठीक है ना। थोड़ा सा एडवांस, एडवांस क्या बेसिक ही है। बायोलॉजी क्या होती है? बायो मीन्स होता है लाइफ, ठीक है, जीवन। और लॉजी मतलब होता है, लॉजी वर्ड जो है लॉगस से आया, LOGOS, ठीक है। लॉगस एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। बायो मीन्स लाइफ, और लॉजी जो है वो लॉगस वर्ड से है, लॉगस एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। ग्रीक वर्ड क्या होता है? जैसे ग्रीक वर्ड होता है, जैसे ग्रीस एक देश है, ग्रीस एक देश है, वहां का जो लैंग्वेज है वो ग्रीक लैंग्वेज, तो ग्रीक वर्ड वहां बोले जाते हैं। जैसे अल्फा, जैसे इंग्लिश अल्फाबेट ABCD है ना, वैसे ग्रीक लेटर और ग्रीक वर्ड होते हैं, ठीक है ना। तो लॉगोस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है स्टडी। क्या होता है? अच्छा तुम तो ये भी बोलते हैं, ये तो तुम आसान वैसे ही समझाए थे, बायो मीन्स लाइफ और लॉगस लॉजी मीन्स स्टडी, इतना समझाना था। लेकिन थोड़ा सा हमने वो सब जो बताया ना उसको ध्यान यहाँ पे सेट कर लेना बच्चों, ठीक है। तो बायो मीन्स लाइफ, और लॉजी जो है वो कौन कहाँ से है? लॉगस, लॉगस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? स्टडी। तो स्टडी ऑफ लाइफ इज नॉन एज बायोलॉजी। क्लियर? क्या बनाइए कि लाइफ की स्टडी करना ही बायोलॉजी है, ठीक है। अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो बायोलॉजिकल मतलब बायो की जो आप स्टडी कर रहे हो उसको कितने भागों में बांट के किया जाना चाहिए, तो वही क्लासिफिकेशन मतलब होता है। क्लासिफाई मतलब क्या होता है? बांटना, ठीक है। तो उसी जीवों को ना, मतलब बायोलॉजी मतलब जीवों को स्टडी करना, ठीक है ना। बायोलॉजी का मतलब क्या है? बायो मीन्स लाइफ, लाइफ मीन्स जीव, लाइफ किसकी है? जीवों की। तो जीवों की स्टडी करना ही बायोलॉजी है। अब उनको क्लास कैसे स्टडी करना चाहिए, तो क्लासिफिकेशन कर दिया गया, तो एक नाम दे दिया गया, उस चैप्टर को नाम दे दिया गया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जब आप पढ़ोगे तो मतलब जीवों को 5 भागों में बांटा गया। पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंगी, चौथा है प्लांटे, और पांचवा है एनिमलिया। हम लोग एनिमलिया में आते हैं, ठीक है। और जितने भी पेड़ पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं वो प्लांटे का पार्ट है, ठीक है। जो बैक्टीरिया है वो मोनेरा के अंदर आते हैं। और फंगी और प्रोटिस्टा, फंगी के अंदर ये यीस्ट जो पढ़ा ना, ये यीस्ट, ये फंगी का पार्ट है, ठीक है ना। और अमीबा जो अमीबॉइड वगैरह जो है, अमीबा जो है ये आपका प्रोटिस्टा का पार्ट है, ठीक है। और मोनेरा के अंदर आते हैं आपके जितने बैक्टीरिया हैं वो आपके मोनेरा के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये आप ना 11th क्लास में जाकर पढ़ोगे, सेकंड चैप्टर है ये 11th क्लास का। क्लियर है? ये मैंने आपको इसलिए बताया कि जीवों को ना बाद में चलकर ना आप इतने भागों में देखोगे, ठीक है। वहां पे आप यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर तो देखोगे ही, लेकिन वो
अब इसमें भी देखना यूनिसेलुलर कौन कौन सा, मोनेरा और प्रोटिस्टा जो होते हैं ना वो यूनिसेलुलर होते हैं, मोनेरा और प्रोटिस्टा जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। अब इसमें भी अभी आपको ना प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक पढ़ाया जाएगा, तो वहां पे ये पढ़ाया जाएगा, अभी आगे चलते हैं, इंट्रोडक्शन का ही पार्ट है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है ना। तो प्रोकैरियोटिक वो होते हैं जो जहां पे न्यूक्लियस जो होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता, और वहीं पे यूकैरियोटिक वो होते हैं जहां पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो मोनेरा जो आते हैं जितने भी यूनिसेलुलर, ये दोनों ही प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो है, ये सेल जो है ना जब न्यूक्लियस के बेस पे आप देखते हैं न्यूक्लियस के बेस पे सेल कितने भागों में बटा होता है, 2 भागों में न्यूक्लियस के बेस पे। पहला प्रोकैरियोटिक जहां पे न्यूक्लियस जो होता है वेल डिफाइंड नहीं होता, और वहीं पे दूसरा होता है यूकैरियोटिक जहां पे न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है, ठीक है ना। तो मोनेरा जो होता है वो ओनली प्रोकैरियोट्स है, ठीक है। उसके अलावा जितने भी है ना प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे और एनिमलिया, 4 जो है बचे हुए, इसके अलावा मोनेरा का ये सब यूकैरियोट्स है। चलो उसको सब चीज तो आप आगे की बात है, ठीक है, वहां पे हम देखेंगे, ठीक है ना, जब आप 11th क्लास में आएंगे। अभी देखते हैं, तो अब आ जाओ सेल कितने छोटे होते हैं, सेल कितने छोटे होते हैं, सेल्स कितने छोटे हैं, मतलब कोशिकाएं कितनी छोटी होती हैं। तो देखो सेल्स इतने छोटे होते हैं कि वो हमें ना इन नेकेड आइज से दिखाई नहीं देते। नेकेड आइज मीन्स नग्न आंख, मीन्स बिना किसी एडेड लेंसेस, मतलब बिना लेंसेस वगैरह के आप उसको देख नहीं सकते, ठीक है ना। तो नेकेड आइज मतलब इन आंखों से, मतलब ये नग्न आंखों से, ये जो आंखें है ना, ये जैसे नग्न आंखें बोली जाती है, नेकेड आइज बोला जाता है। आप ना इनसे ना जितने भी सेल्स को नहीं देख सकते हो, ठीक है ना। तो सेल जनरली बहुत माइक्रोस्कोपिक होते हैं, क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ठीक है। एक्चुअल में हमारे नेकेड आई की लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन लगभग 0.1 mm होती है, जो हमारे आंखों की लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन जो है। अब रेजोल्यूशन, अच्छा रेजोल्यूशन और मैग्निफिकेशन, ये आप ना आगे माइक्रोस्कोपी वाला जो टॉपिक आएगा उसमें हम पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन, ठीक है ना। ये इंट्रोडक्शन का ही पार्ट है, ठीक है, उसमें मैं आपको सही से समझाऊंगा कि क्या क्या होता है। देखो अभी समझ लो, मैग्निफिकेशन होता है किसी भी चीज को बड़ा करके दिखाना, कितना बड़ा करके दिखा रहे हो। जैसे ये मार्कर है, ठीक है ना, तो अब मैंने इसको जैसे जूम करते रहता हूं ना, तो ये कितना बड़ा आप इसको करके देख सकते हो, ठीक है ना। तो इसके साइज को बढ़ा करके देखना, ठीक है, ये होता है, ये कहलाएगा आपका मैग्निफिकेशन, ठीक है ना। इसको कितना बड़ा करके मैग्नीफाइंग करके आप देख सकते हो। और रेजोल्यूशन मतलब होता है कि आप इसको कितना क्लियर देख सकते हो। रेजोल्यूशन आपने ये 4K रेजोल्यूशन, अभी जैसे कोई भी वीडियो देख रहे हो तो उसमें ना क्लियरिटी जो होती है ना, क्लियरिटी वो रेजोल्यूशन का पार्ट है। और उसी चीज को आप जूम करके देख रहे हो तो आगे चल कर पिक्सल फटने लग जाते हैं, ठीक है। तो जूम मतलब जूम करने पे ना, वो आप जूम जो कर रहे हो तो आप उसको बड़ा करके देख रहे हो, राइट। जैसे कोई आप एक फोटो खींचते हो, उस फोटो में ना जब आप ना उसको जूम कर किसी भी छोटी चीज को जब आप जूम करते हो तो बड़ा होने लगता है, ठीक है ना। तो जब आप उसको बड़ा करो तो वो मैग्निफिकेशन का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो आप कितना क्लियर दिख रहा है वो रेजोल्यूशन का पार्ट है, ठीक है ना। तो हमारे आंखों की लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन जो है ना वो 0.1 mm होती है, ठीक है ना। जिस इससे छोटी, मतलब इस वजह से हमें जो छोटी छोटी चीजें जो है ना, हम उसको अलग या क्लियरली नहीं देख पाते, या इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इससे छोटी चीजों को अलग अलग क्लियरली देखना मुश्किल होता है, ठीक है। इसलिए सेल्स को स्टडी करने के लिए माइक्रोस्कोप का निर्माण करना पड़ा,